नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं सब आप? तो काफ़ी दिनों के बाद कक्षा 10 की मुलाकात हो रही है। 2-3 दिन के लगभग हो गए। तो पीछे की वीडियो तक देव अध्याय कर लिया था और देव अध्याय के पश्चात ये तो पद्य भाग हो गए जिसमें सूरदास, तुलसीदास, देव ये अध्याय कर लिए हैं। तो पद्य भी तो, गद्य भी तो बनता है ना। तो मैं अनुराग चिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो इसी के साथ शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 NCERT का अध्याय नंबर 10। अध्याय ये 10 है साथियों। अध्याय 10 है, स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ है नेताजी का चश्मा। उसी के अध्याय पर चर्चा करने से पहले कम से कम स्वयं प्रकाश हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन थे। नेताजी का चश्मा पढ़ लेने से सब कुछ नहीं होता, उसको लिखने वाले का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्वयं प्रकाश के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी सामाजिकता क्या रही, उनका सामाजिक सहयोग क्या रहा, उनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, ये सब अपने पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो जैसा कि पता है आपको, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? जन्म की। मित्रों, स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ 1947। अब ये मत पूछिएगा कि 15 अगस्त को हुआ था कि 26 जनवरी को। 1947 ईस्वी लगा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी के सामने ही इनका जो जन्म स्थान है वो लिख देंगे। जन्म स्थान है साथियों इंदौर। इंदौर के पोहे खाए होंगे आपने। इंदौर ये है मध्य प्रदेश में, बड़ा फेमस शहर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इनका जन्म 1947 ईस्वी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। अच्छा, अगर इनकी शिक्षा की बात करें, देखो वर्तमान में अभी ये मध्य प्रदेश में ही हैं। उससे पहले कुछ औद्योगिक संस्थाएं थी, प्रतिष्ठान थे जहां ये कार्य कर चुके हैं। और उसके बाद में सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये पत्रिका में भी काम कर रहे हैं, उनके संपादन में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा, अब देख लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की थी। अब देख लो, मैकेनिकल इंजीनियर, ये तो आपको पता ही है, मैथ जिसके पास हो। लेकिन देखो हिंदी में भी इनका अच्छा अधिकार रहा। शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं पत्रिका की। वसुधा, वर्तमान में संपादन कर रहे हैं, वर्तमान में संपादन कहाँ कर रहे हैं? भोपाल, मध्य प्रदेश। साथियों याद होगा भोपाल त्रासदी, जहाँ गैस का रिसाव होने से काफ़ी लोग मारे गए थे, वो स्थान है। वहीं पर रहकर ये वर्तमान में वसुधा पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। रचनाएं,
रचनाओं में सबसे पहले बात करेंगे, एक बिंदु में इसमें लिखवा देता हूँ आपको, लगभग 13 कहानी संग्रहों की रचना। 13 के लगभग इन्होंने कहानी संग्रह किए हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, ये इनके कहानी संग्रह है। यहाँ आप लिख सकते हो कहानी। तो सूरज कब निकलेगा। दूसरा, आएंगे अच्छे दिन भी। तीसरा, संधान आदमी जात का आदमी। ये इनकी कहानी संग्रह है। अच्छा, लगभग 13 कहानी संग्रहों की इन्होंने रचना की एवं प्रकाशन। कहने का मतलब प्रकाशित हो चुके हैं 13। अब बात करते हैं उपन्यास की। उपन्यास की बात करें तो एक तो है बीच में विनय, एक है ईंधन। ये विशेष चर्चित रहे हैं। तो ये तो इनकी रचना संसार हो गई। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा की बात करें तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बिंदु लिखेंगे प्रकाश जी की रचनाओं की भाषा सरल, सहज व सुबोध है। पहला बिंदु तो ये हो गया। अगर स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं को पढ़ी जाए तो आसानी से पढ़ी जा सकती है। दूसरी बात, जो लिखा है वो आसानी से समझ में आ जाता है, अर्थात सुबोध है। तो ये इनकी एक विशेषता है कि स्थानीय जो पाठक वर्ग हैं वो आसानी से इनकी भाषा है उनको समझ जाते हैं। तो दूसरा बिंदु हम इसमें लिख सकते हैं रचनाओं की भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ देशी
अर्थात देशज व विदेशी शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। ये याद रखना। तो मित्रों, तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे उठाकर प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में। तद्भव शब्द संस्कृत से उठाए गए वे शब्द जिनका थोड़ा बहुत उसमें अंतर कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, वो तद्भव होते हैं। तो उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव तो शब्द मिले ही मिलेंगे। इसके साथ साथ में देसी अर्थात देश शब्द जो स्थानीय बोली है, स्थानीय भाषा है, उसके शब्द भी मिल जाएंगे। साथ साथ में विदेशी शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग इनका हुआ है। अंग्रेजी के शब्द, फारसी के, उर्दू के आदि शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। तो जो भाषा शैली है वो क्या हो जाती है, सौंदर्य उसमें आ जाता है। तो तीसरी चीज़ अपने लिखेंगे भाषा शैली के बारे में। प्रकाश जी की रचनाओं की भाषा शैली चित्रात्मक, वर्णनात्मक, भावपूर्ण, संवादात्मक तथा प्रभावपूर्ण है। ये याद रखना। तीसरी इनकी भाषा शैली की बात करें तो यहाँ आप लिख भी सकते हो भाषा शैली। यहाँ लिख भी सकते हो भाषा शैली। तो अगर भाषा शैली की बात करें तो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। चित्रात्मक भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे आपके हृदय में क्या बन जाए, चित्र उभरने लग जाए। जैसे देखो, एक चित्रकार रेखाओं के माध्यम से क्या बना देता है, चित्र बना देता है। उसी प्रकार एक लेखक क्या होता है, अपनी भाषा के माध्यम से आपके हृदय में क्या बना देता है, चित्र बना देता है। जैसे मान के चलिए, अगर अपने आंख बंद करके मैं आपसे ये कहूँ कि एक बुढ़िया आ रही है और उसकी गर्दन ऐसे हिल रही है जैसे खेत में लट्ठी के ऊपर उल्टी रखी हुई मटकी हवा के अंदर हिलती हो। उसका मुंह है वो पोपला सा है, धोती मैली कुचेली सी है, पैरों में एक चप्पल है एक चप्पल नहीं है और गेड़िया लिए हुए वो जल्दी जल्दी आ रही है। तो आपको वो बुढ़िया का जो चित्र है वो आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसी भाषा का प्रयोग क्या होता है, काव्य में चित्रात्मक भाषा होती है। वर्णनात्मक भाषा, जिसमें वर्णन किया जाता है। भावपूर्ण, जिसमें भाषा के साथ साथ में भावों की अभिव्यक्ति दिखाई जाती है। संवादात्मक, संवाद के रूप में, जैसे एकांकी में रहता है ना संवाद पात्र के संवाद, वहाँ दिखाए जाते हैं डायलॉग्स। तो संवाद भी उनके आपस में जुड़े रहते हैं। और वो प्रभावपूर्ण, वो लोगों पे, उनकी जो भाषा शैली है वो पाठकों पे, श्रोताओं पे आसानी से क्या डाल सकती है, प्रभाव डाल सकती है। तो ये उनकी हो गई भाषाओं की बात। अब उनके बात करेंगे हम लोग सामाजिक जीवन पे, उनकी रचनाओं में का विषय क्या रहा, ये सब चीज़ें अपने देखते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु लिखते हैं जो महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है। तो अगला है सामाजिक जीवन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अपने
हम लोग 4-5 बिंदु पे चर्चा करेंगे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की थी और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये अनेक औद्योगिक संस्थाओं प्रतिष्ठानों में कार्यरत रहे और ज़्यादातर जो इनका सामाजिक जीवन है नौकरी करते हुए वो राजस्थान में बीता था, इसलिए राजस्थान के समाज को वो भली प्रकार से जानते थे। वहाँ के वर्ग भेद को, लिंग भेद को, ये सब भली प्रकार से वो परिचित थे। अच्छा, इसके साथ साथ वो राजस्थान के जो सामाजिक जीवन हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जीवन हैं, उनके कुशल सितेरे भी रहे हैं। तो कुशल सितेरे होने के साथ साथ में जो वर्ग शोषण है उनके विरुद्ध जो चेतना है वो उनकी कहानियों में भली प्रकार से दिखाई दे जाती है। तो इसी पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हम लिखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये औद्योगिक संस्थाओं तथा प्रतिष्ठानों से जुड़े रहे। इनके नौकरी का ज़्यादातर समय राजस्थान में व्यतीत हुआ। तो ज़्यादातर इन्होंने समय कहाँ बिताया नौकरी करते हुए? राजस्थान में बिताई, ये बात हो चुकी। अच्छा, दूसरी बात, वर्तमान में भोपाल, मध्य प्रदेश में रहकर वसुधा पत्रिका से जुड़े हैं। वर्तमान की बात करें तो वसुधा पत्रिका से वो जुड़े हुए हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं उनके सामाजिक जीवन की। तो पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्वयं प्रकाश मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक हैं। तो पहली बात तो आप ये याद रख लेना कि अगर सामाजिक जीवन में बात करें तो स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन, अर्थात ना पूंजीपति ना निम्न, तो मध्यम वर्गीय जो
विषय है उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाया है और मध्यम वर्गीय जीवन को बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने उनका चित्र प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का स्वर है, चेतना का स्वर है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। अगर इनकी कहानियों को पढ़ा जाए तो जिस प्रकार एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है उसकी चेतना का स्वर इनकी कहानियों में मुख्यतः मिल जाता है। इसके अलावा हमारे सामाजिक जीवन में लिंग, जाति, संप्रदाय के नाम पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार है। अगर शिवम प्रकाश जी की कहानियों को भली प्रकार से पढ़ा जाए, उपन्यासों को पढ़ा जाए, तो आप पाएंगे कि सामाजिक जीवन में हो रहे लिंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव है, उनके प्रति सदैव उनका प्रतिकार रहा है। प्रतिकार का मतलब होता है विरोध करना। वो सदैव उनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु। अब ये अंतिम बिंदु ये है, मान के चलिए। देखो, रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। वाचिक परंपरा को क्या करती है? समृद्ध करती है। ये अंतिम ही था। अब किस्सा गोई क्या होती है वो समझ लेते हैं। रोचक तो आप जानते हो, रोमांच पैदा कर देने वाली। किस्सा गोई का अर्थ होता है किस्से के तौर पे बताई गई कोई भी बात। जैसे छोटी छोटी बात अपने कर लेते हैं जो स्वयं प्रचलित तो होती है अपने समाज में। जैसे दादा या नाना, दादी या नानी अपने को, हम छोटे थे तो कहानियाँ किस्से के तौर पे सुनाती थी ना, उन्हीं किस्सा गोई शैली में उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी है, जो क्या कर देती है हिंदी की वाचिक। वाचिक का अर्थ क्या होता है? बोलना, मौखिक तौर पे बोलना। जो कहानी हम गढ़ते रहते हैं, कहानी बताते रहते हैं, उसी शैली को क्या कर देती है? समृद्ध कर देती है। किस्सा गोई का अर्थ आप समझ गए होंगे कि किसी के तौर पे बताई जाने वाली बात, जो लगभग हम बचपन में सुनते आए हैं, वही बात उन्होंने कहाँ लिखी है? अपनी कहानियों में लिखी है। तो ये उनका सामाजिक जीवन हो गया, भाषा की बात हो गई। हाँ, एक छोटी चीज़ रह गई, उनकी जो पुरस्कार की बात है वो मैं आपको बताना भूल गया। तो पुरस्कार की बात करें तो वो आप रचनाओं के नीचे ही आपको लिखना है। ये निरंतरता टूट न जाए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो आपकी
जो पुरस्कार है वो रचनाओं के नीचे लिखना है स्वयं प्रकाश की। मैं बता यहाँ रहा हूँ कि मुझे याद नहीं रहा। पुरस्कार भी इनको विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहला पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ पहल सम्मान। पहल सम्मान। दूसरा पुरस्कार राजस्थान का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अंतिम है बनमाली पुरस्कार। ये इनको महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान हुए जो स्वयं प्रकाश की रचनाओं के नीचे आपको लिखना है, याद रखना है साथ साथ में। तो इस प्रकार ये स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय पूर्ण होता है। बड़ा रोमांचक इनका जीवन परिचय है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आए और उनके समाज को पहचाना। तो नेक्स्ट वीडियो में स्वयं प्रकाश रचित नेताजी का चश्मा अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।